बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। आपके सवालात के नाम से एक मैंने सिस्टम शुरू किया था जिसमें बच्चों के जहन में जो क्वेश्चंस हों वो कमेंट्स में डाल दें, तो उसके हवाले से फिर वीडियो बना दूंगा। और कोई कमेंट पे जो है वो सही तरह से एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। सलीम इलाही, आज कोई 7, 8, 10 के करीब उनके कमेंट्स आए और काफ़ी परेशान थे। 2 इश्यूज़ जो उनके मैंने देखे वो क्या थे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला इशू तो उनका बड़ा ज़बरदस्त था। कॉपी पेंसिल ले लीजिए भाई, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है। वाई डू वी बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ये उनका पहला सवाल है, ठीक है। तो ये मैं बताने से पहले आपको ये बता दूं कि किचन में लेके चलता हूँ आपको, किचन में, ठीक है। क्या बनाना चाहते हैं आप? बिरयानी बनाना चाहते हैं? बिरयानी बनाना चाहते हैं, क्या क्या लेंगे आप? राइस चावल लेके आएंगे बाज़ार से, और हरा मसाला, ग्रीन स्टफ़ जो है वो होगा। हरे मसाले में क्या है? हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, हरा धनिया, ये वो सब कुछ मिला के। और मीट, गोश्त लेके आएंगे। चिकन बिरयानी बनाना चाहते हैं, चिकन लेके आ गए आप। तो आप जब लेके आए हैं तो ये 2 kg आपने लिया। ग्रीन स्टफ़ या हरा मसाला जो था, ये सारा का सारा जो, ये आपने 1 kg लिया। और मीट जो है वो आप 2 kg लेके आए। इनको मिला के आपने क्या बनाई? बिरयानी बनाई। अब मैं बड़ा आसान सा आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये 2 किलो चावल और 1 किलो ये हरा मसाला और 2 किलो ये गोश्त जब आपने मिलाया, उससे बिरयानी बनाई, तो इसका वज़न क्या होगा? मेरे ख्याल में छोटे बच्चे से भी पूछूंगा। और भी चीज़ें हैं, हम उनको फ़िलहाल नेगलेक्ट करते हैं। छोटे बच्चे से ही पूछूंगा, बोलेंगे सर ये कौन सा मुश्किल सवाल है। 2 किलो चावल भी इसी बिरयानी में है, 1 किलो ग्रीन स्टफ़ या हरा मसाला भी इसी बिरयानी का हिस्सा है, और 2 किलो गोश्त जो है वो भी इसी बिरयानी का हिस्सा है। तो एग्जैक्टली ये 2 किलो प्लस 1 किलो प्लस 2 किलो, तो ये बिरयानी होगी 5 kg की। क्या मुश्किल है? ये बिरयानी होगी 5 kg की, बस। बात को थोड़ा सा समझिए। आपने ये चीज़ें मिला के ये बनाया है। केमिकल इक्वेशन आपको यही तो बताती है। क्या बताती है केमिकल इक्वेशन? आपको ये बताती है कि कोई चीज़ बनी है। जैसे यहाँ पर बिरयानी बनी है। अब कोई चीज़ बनी होगी तो उसका कोई वज़न भी तो होगा ना भाई, या नहीं होगा? कोई किताबों में चीज़ थोड़ी कोई ना बन रही, किताबों में तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल भी तो हो रहा है ना। मिसाल के तौर पर आप वाटर बनाते हैं, आप बना सकते हैं, इसको फील किया करें ज़रा प्रैक्टिकली। समझ में आ रही है बात? इसको रियल लाइफ में इसको लेके आएँ। केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ से मुताल्लिक है। सारे साइंस सब्जेक्ट्स हमारी डेली लाइफ से मुताल्लिक हैं। केमिकल इक्वेशन आपको क्या बताती है? पहले तो ये जाने ना आप। केमिकल इक्वेशन आपको बताती है कि आप कुछ बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप पानी बनाना चाहते हैं, H2O, पानी बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? लैब में बनाना चाहते हैं। अब जादू से तो पानी बनेगा नहीं। आपको पता है कि इसके लिए आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए और ऑक्सीजन गैस चाहिए। इसकी मदद से ही पानी बनेगा। आप ये दोनों गैसेस भी बाज़ार से ले आए। साइंटिफिक स्टोर्स होते हैं, आपके शहर में भी होंगे, पता कर लीजिए जाके, उनको बोलें हाइड्रोजन गैस दे दें और ऑक्सीजन गैस दे दें। जिस तरह बिरयानी बनाने के लिए आप हरा मसाला लेके आए, गोश्त लेके आए और चावल लेके आए, बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस भी आप लेके आएंगे। क्या बनाने के लिए? पानी बनाने के लिए। तो आप क्या बोलेंगे साइंटिफिक स्टोर पे जाके? उसको यही बोलेंगे ना कि भाई हाइड्रोजन गैस दे दो और ऑक्सीजन गैस दे दो। क्या वो आपको अपनी मर्ज़ी से दे देगा? नहीं ना। वो आपसे पहला सवाल ही ये पूछेगा, कितनी हाइड्रोजन गैस और कितनी ऑक्सीजन गैस? आप उसको बोलेंगे कि ये 2 किलो हाइड्रोजन गैस दे दो और ये 1 किलो जो है वो ऑक्सीजन गैस दे दो।
कोई परेशानी है क्या? वो आपको मना करेगा? नहीं, वो तोलेगा और आपको दे देगा। आप जब घर पे आए हैं तो आपने क्या किया है? आपने 2 किलो और 1 किलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाया है, एक कंटेनर में उनको रखा है और उस कंटेनर को आपने डीप फ्रीज़र में रख दिया, क्योंकि इन दोनों गैसेस को मिला के पानी बनाने के लिए आपको कोई चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह आपने बिरयानी बनाने के लिए जलाया था। नहीं, यहाँ तो ठंडक की ज़रूरत है। तो जब इनको आप फ्रीज़र में रख देंगे तो फिर धीरे धीरे एक टेम्परेचर जब इनका रिक्वायर्ड पहुँच जाएगा, उस पे ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी, मिल जाएंगी। जिस तरह से हरा मसाला, गोश्त और चावल ने आपस में रिएक्ट किया और बिरयानी बनी, इसी तरह ये आपस में रिएक्ट करेंगे और ये पानी बना लेंगे, पानी बना लेंगे, पानी बन जाएगा। अब मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछता हूँ कि ये जो पानी बनेगा, ये कितने किलो का बनेगा? बड़ा आसान सा सवाल है। बिरयानी 5 किलो बनी थी तो कैसे बनी थी? 2 किलो, 1 किलो और 2 किलो। यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन गैस 2 किलो है, ये 1 किलो है, तो पानी 3 किलो का बनेगा, 3 kg। यही बात है ना। ये तो नहीं होगा कि 3.5 किलो का बन जाएगा, ये भी नहीं होगा कि 2.5 किलो का बन जाएगा, पूरे 3 किलो का बनेगा। पता है इस स्ट्रेट को क्या कहते हैं, जिसमें आप श्योर हैं, आप जानते हैं कि पानी 3.5 किलो का नहीं बन सकता, क्योंकि इसको बनाने वालों का वज़न ही इतना है। ना ही 2.5 किलो का बनेगा, क्योंकि इसके बनाने वालों का वज़न इतना नहीं है। जितना वज़न बनाने वालों का है उतना ही वज़न बनने वालों का होगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, कोई आपको ये बताता है कि हमने जो है वो पानी 1 किलो बनाया है 2 किलो से, 2 किलो हाइड्रोजन गैस से और 1 किलो ऑक्सीजन गैस से, तो क्या आप मानेंगे? आप बोलेंगे नहीं, पानी 3 किलो बनना चाहिए। डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट हैं, है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि पूरी हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल हुई है, पूरी ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल हुई है, 3 किलो पानी बनेगा, ये बात तय है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको, वो जो ये स्टेटमेंट लेके आया आपके सामने, आप उसको बोलेंगे इसको ठीक कर लो भाई, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 3 आएगा। क्या कहा आपने? ये 2 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं। 3 किलो की चीज़ें मिलाई हैं तो 3 किलो की चीज़ बनेगी। अगर यहाँ 1 किलो लिखा हुआ तो आप इसको ठीक करेंगे ना। तो इसी ठीक करने को तो हम बैलेंस करना कहते हैं भाई। इसी ठीक करने को तो हम बैलेंस करना कहते हैं। केमिकल इक्वेशन आपको बताती है कोई चीज़ बन रही है, और साथ में हर केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, जब उसमें कोई चीज़ बन रही है तो यकीनन बनने वाली चीज़ का वज़न उतना ही होगा जितना बनाने वाली चीज़ों का वज़न होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर ज़रूरत है कि आप उसको सही करें, आप उसको सही करें। इसीलिए कहा जाता है कि इक्वेशंस को बैलेंस करें। अगर बैलेंस नहीं है तो, क्योंकि जो काम आप पेपर वर्क पे, आपको जो पेपर, ये पेपर वर्क पे हो रहा है ना, जो पेपर वर्क पे नज़र आ रहा है वही एक्चुअल होना चाहिए, वही लैब में होना चाहिए। लैब में 3 किलो पानी बन रहा है, आप पेपर पे लिख रहे हैं कि पेपर पे लिख के दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर 1 kg लिख के दे रहे हैं, तो चेकर जो है वो तो बोलेगा ना, बोलेगा यार 3 किलो बनेगा ना इससे पानी, भाई नज़र आ रहा है साफ साफ। ये वजह है इक्वेशन को बैलेंस करने की। आप कह रहे थे ना क्यों कर रहे हैं इक्वेशन को बैलेंस? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चीज़ बनेगी उसका जो वज़न होगा वो यकीनन बनाने वाली चीज़ों का मुश्तरका वज़न होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या कहता है वो? यही कहता है ना, जो बनाने वाली चीज़ों का वज़न होगा वही बनने वाली चीज़ का वज़न होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। ये नामुमकिन है। समझ में आ गई बात? अब एक और चीज़, ये तो आपको क्यों का जवाब मिल गया, वाई, कि हम करते क्यों हैं, और इसीलिए हम इनको कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। ये भी सुन लीजिए, क्योंकि क्या कहते हैं हम इनको? केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। क्यों केमिकल इक्वेशंस कहते हैं? क्योंकि इनको इक्वल होना चाहिए। इक्वेशन वर्ड निकला है इक्वल से। इक्वल का मतलब है जिसकी दोनों साइड बराबर हों, बनाने वाली भी और बनने वाली भी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर हो? हाँ,
ये सवाल, क्या सिर्फ मास पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर हो? इसी बराबर को हम बैलेंस कहते हैं। क्या मास पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बैलेंस हो? नहीं, ये बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ, जो कि पहली बात तो ये कि ये तो बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब इससे दूसरा सवाल आपका निकलता है, उसकी तरफ चलते हैं। इसको पहले मैं एक चीज़ ज़रा और कर लूँ। अब ये तो 2 किलो और 1 किलो और 1 किलो तो समझ में आ गया। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बताता है। इसके साथ एक और लॉ आ जाता है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये सेकंड लॉ है चैप्टर नंबर 2 का, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ आपसे आसान सी बात ये कहता है कि आप 2 किलो हाइड्रोजन गैस लेके आए, 1 किलो ऑक्सीजन गैस लेके आए। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 किलो के साथ 1 किलो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन गैस। जी, एक ख़ास मिकदार का होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन गैस की एक ख़ास मिकदार ऑक्सीजन गैस की एक ख़ास मिकदार के साथ ही रिएक्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब वो ख़ास मिकदार क्या है? हम तो बाज़ार से 2 किलो हाइड्रोजन गैस ले आए और 1 किलो ऑक्सीजन गैस ले आए, लेकिन पता चल रहा है कि हमने जो पानी बनाया है वो 3 किलो के बजाय वो बना है 2 किलो का। अब एक बात हम जानते हैं कि अगर हम पानी, हाइड्रोजन गैस 2 किलो है और ऑक्सीजन गैस 1 किलो है, तो पानी 3 किलो का बनना चाहिए। अगर पानी 2 किलो का बना है तो यकीनन यहाँ से कुछ ऐसा मास है जो रिएक्ट हुआ ही नहीं। कुछ हाइड्रोजन गैस ऐसी है या कुछ ऑक्सीजन गैस ऐसी है जो आपस में रिएक्ट हुई ही नहीं, मिली ही नहीं। मिलेगी नहीं तो पानी कहाँ से बनेगा भाई? बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब कुछ अमाउंट यहाँ से मिसिंग है। वो अमाउंट क्या है? ये 2 kg बन रहा है। बनना चाहिए था 3 kg, लेकिन बना कितना है? 2 kg। इसका मतलब या तो पूरा का पूरा 1 kg हाइड्रोजन ही मिसिंग है, या फिर हो सकता है कि ये ½ kg हाइड्रोजन मिसिंग हो और ½ kg जो है वो ऑक्सीजन मिसिंग हो। समझ में आ रही है बात? ½ kg हाइड्रोजन मिसिंग हो या ½ kg ऑक्सीजन मिसिंग हो। तो बहरहाल ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन यहाँ पर फिर आ जाता है आपके दूसरे सवाल से। दूसरा सवाल मैं बता दूं ताकि फिर हम आगे चलें। हालांकि वो आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं। वो कौन सा है? वो आपकी केमिस्ट्री की बुक में निकाल दूं ज़रा। ये रहा, मैंने इसको ख़ास तौर पे निशान लगवाया और मैंने बोला है कि यार ये ना करें आप अभी, ये आपका फर्स्ट ईयर में जाके आप लोग कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 पे ये आ जाता है यहाँ पर। पेज नंबर 33, सिंटेक्स बुक बोर्ड केमिस्ट्री, पेज नंबर 33, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशियो बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये टॉपिक ज़रा अभी बुक खोल लें और अभी के अभी निकाल लें। मैं ज़रा बताऊं, फिर सवाल बताता हूं कि क्या है। पहला वाला क्लियर हो गया कि क्यों करते हैं, इसका जवाब आपको मैंने दे दिया। अगला जो सवाल था सलीम इलाही भाई का, वो ये था कि ये मोल रेशियो क्या है। इसने उनको उलझा दिया कि ये मोल रेशियो क्या है। तो पहले तो मैं बता दूं आपको, पेज नंबर 33 पे ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है। अगर आप इसको और इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स नेक्स्ट पेज पे आ रही हैं, 2 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पेज नंबर 34 पे है, और पेज नंबर 35 पे है कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी मैं वीडियोज़ इन पर बना चुका हूँ, वो देखी है आपने, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। लेकिन ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है। तो आप सीखना चाहते हैं तो सीखें, वरना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ दें भले। इसमें क्या था? इसमें था कि ये मोल रेशो क्या है, इसकी तफसीलात, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसकी तफसीलात पेज नंबर 33 पे। ये मोल रेशो, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशो, ये मोल रेशो क्या है,
इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, बेस्ड ऑन, ये कॉन्सेप्ट है मोल रेशो का, क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशो, मोल रेशो का कॉन्सेप्ट, मोल रेशो की बातचीत, मोल रेशो का नज़रिया या मोल रेशो का सबक जो लेसन है, ये बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बेस करता है, ये किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड करता है। जिस तरह आपकी स्टडीज़ जो हैं अभी किस पे बेस कर रही हैं, आपके पेरेंट्स पे बेस कर रही हैं। आपके पेरेंट्स अगर आपके खर्चे ना उठाएं फीसिस के, इंटरनेट के, इन सब चीज़ों के, तो आपकी स्टडीज़ क्या होंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी ना। आपका लाइफ स्टाइल किस पे बेस कर रहा है, आपके पेरेंट्स की अर्निंग पे। आप तो अभी इस काबिल नहीं है कि खुद कमा सकें, तो आप किस पे बेस कर रहे हैं, आपका इन्हिसार किसके ऊपर है, आपके पेरेंट्स के ऊपर। आपके पेरेंट्स अगर अमीर हैं तो आप भी लेविश लाइफ गुजार रहे हैं, और अगर वो वीक हैं, पुअर हैं, तो फिर आप पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आप उन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो मोल रेशो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किस पर इन्हिसार करता है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे करता है। बहरहाल ये जो कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो मोल रेशो से मुताल्लिक है। सॉरी, ये कॉन्सेप्ट जो है मोल रेशो, ये किससे मुताल्लिक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मुताल्लिक है। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगी तो फिर ये मोल रेशो जो है वो सही नहीं निकलेगा, सही नहीं बैठेगा। सीधी बात है, जिस तरह आप अपने पेरेंट्स पे बेस करते हैं, अगर वो वीक हो गए तो आप भी वीक हो जाएंगे। समझ आ गई बात। आप वीक हो जाएंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आप पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो आप पे बेस नहीं कर रहे, आप उन पे बेस कर रहे हैं। तो मोल रेशो का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसके लिए इक्वेशन का बैलेंस होना ज़रूरी है। पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ये पहली शर्त है कि आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, पहली शर्त। अब चलते हैं, ये मोल रेशो है क्या, इसके लिए इक्वेशन बना लेता हूँ। H2 + O2 H2, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। अब वो बिरयानी वाली मिसाल और वो केजी वाली मिसाल, और इसको भी ज़रा देख लें कि बैलेंस यहाँ पर हम कैसे करें। ठीक है, वो तो मैंने रफ़ एक आपको बता दिया था कि 2 किलो ले लें या 1 किलो ले लें। केमिस्ट्री में बैलेंस करने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा कि एटम्स की तादाद यहाँ पर कितनी है हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन की यहाँ पर एटम्स की तादाद कितनी है। तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के यहाँ हैं, 2 एटम्स हाइड्रोजन के यहाँ हैं, ये देख लें, नज़र आ रहे हैं, H2। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है दोनों साइड पर, कोई इशू नहीं है, 2 और 2 एटम। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 1 है। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी एलिमेंट के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ तो समझ जाइए ये 1 लगा हुआ है, तो ये 1 है ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। वो जो आपके पास आया था पानी बनाने का फॉर्मूला, बच्चा लेके आया था, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, उसने 2 किलो हाइड्रोजन गैस ली, 1 किलो ऑक्सीजन गैस ली, तो पानी उसने बना के दिखाया कि मैंने 2 किलो पानी बना लिया। तो आपने 2 किलो को कट करके, 2 किलो काट के पानी की जगह H2O के सामने आपने 3 किलो लिखा था ना, H2O 3 kg लिखा था ना। किसने बताया आपको कि आप 1 और ऐड कर दें, आपको पता था कि 2 किलो हाइड्रोजन गैस है और 1 किलो जो है वो ऑक्सीजन गैस है, तो 3 किलो पानी बनेगा। 2 गलत लिखा हुआ है, आपने 1 और ऐड कर दिया। तो ये नंबर्स ऐड करना आपकी अपनी विश है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप खुद देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, नंबर कहाँ ऐड करें, यहाँ ऐड करें। छोटे नंबर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यहाँ पर आप शुरू में नंबर लगा सकते हैं। और ये नंबर जब आपने लगा दिया तो इस नंबर की प्रॉब्लम ये है कि 1 क्यों नहीं लगाया, 2 से क्यों स्टार्ट लिया, 1 से क्यों नहीं लिया। तो याद रख लीजिए, मैथमेटिक्स की ज़बान में और किसी भी ज़बान में अगर कोई नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा तो समझ जाइए वो 1 है। तो 1 तो ऑलरेडी इसके साथ है, इसीलिए 1 नहीं लगाता। कम से कम 2 आप लगाइए, तो ये मैंने 2 इसके साथ लगा दिया। अब मैं चेक करूँगा 2 लगाने से फ़र्क क्या पड़ेगा। 2 लगाने से ये फ़र्क पड़ेगा कि अब ये 2 जो है इस हाइड्रोजन के साथ भी है और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन के साथ नीचे एक और 2 है,
तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ, तो इसके साथ 1 छुपा हुआ है, तो 2 1 ज़ा 2, ऑक्सीजन जो है वो 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का मसला था, यहाँ 2 थे वहाँ 1 था, ऑक्सीजन का तो मसला हल हो गया। यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। लेकिन इसका मसला हल करने के चक्कर में हाइड्रोजन जो है उसका मसला ख़राब हो गया। अब क्या करें, वहाँ ज़्यादा हो गया हाइड्रोजन तो यहाँ 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन ही प्रॉब्लम कर रहा है ना, जब यहाँ 2 लगाया आपने, 2 2 ज़ा 4, तो ये भी हाइड्रोजन हो गया। ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस करनी ज़रूरी है, क्योंकि मोल रेशो बेस ही बैलेंस इक्वेशन पे करता है। ये हमने कर लिया। अब आगे क्या करें, अब आगे हम क्या करें, ये तो हमने कर लिया। अगला स्टेप जो है वो हमारा अब मोल रेशो का आता है। ये देखें पेज नंबर 34 खोल लीजिए। बता रहा हूँ हालांकि ये रिड्यूस्ड सिलेबस का नहीं है, लेकिन ये सीख लें आप, ये फर्स्ट ईयर में, वरना आपको फिर सीखना ही पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे वरना। अब इसको मिटा देता हूँ नीचे, तो इक्वेशन तो बैलेंस हो गई। अब जब इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है आपकी, अब अगला काम आपने क्या करना है, यहाँ पर अब कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप हाइड्रोजन गैस लेके आए हैं और ऑक्सीजन गैस बाज़ार से लेके आए हैं, ठीक है। अगर आप मुझे बताते हैं कि आपके पास 2 कंटेनर हैं, ज़रा बात को समझिएगा, बड़ी आसान सी बात। अगर आपके पास जो है वो 2 जो है वो कंटेनर हैं, एक में हाइड्रोजन गैस है और एक में ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन गैस है और इसमें हाइड्रोजन गैस है। आप मुझे ऑक्सीजन गैस बता देते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है मैं वो कितने 32 ग्राम लेके आया हूँ, कितने 32 ग्राम में ऑक्सीजन गैस लेके आया हूँ। ज़रा फील कीजिएगा मेरी बात को, ज़रा फील कीजिएगा। और अगर मैं कहता हूँ, मैं इस मोल रेशो को एक्सप्लेन फुली नहीं कर रहा अभी कि इसमें हम वर्कआउट कैसे करेंगे, ये मैं तफसील से बता चुका हूँ, ये मैं सिर्फ यहाँ समझा रहा हूँ इसको मोल रेशो पे, इसकी अहमियत क्यों है, या कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये कर क्यों रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन गैस जो है वो और हाइड्रोजन गैस 2 कंटेनर में लेके आ गए। मैंने आपसे पूछा ऑक्सीजन गैस कितनी, आपने कहा 32 ग्राम है। मैंने कहा इसमें क्या है, उसने कहा हाइड्रोजन गैस, ये बताया हाइड्रोजन गैस है, ये नहीं बताया कि इसका वज़न कितना है, वज़न कितना है नहीं पता, इसका पता है। और आप क्या, मैंने फिर पूछा क्या करना चाहते हो, आपने बोला पानी बनाना है लैब में जाके। मैंने कहा ठीक है पानी बना लो, लेकिन मैं आपको अभी बता दूंगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, उसने मुझे क्या बताया है, ऑक्सीजन गैस का बताया है, कितनी है 32 ग्राम, 32 ग्राम। फिर वो मुझे कहता है सर आप बड़े चैंपियन बनते हैं केमिस्ट्री के, मुझे बताइए ज़रा कि इस दूसरे कंटेनर में जो हाइड्रोजन गैस है वो कितने ग्राम है। अब मेरे लिए परेशानी की बात है, चैलेंज भी हो गया, मैं कोई जादू थोड़ी ना जानता। आप बाज़ार से आए हैं साइंटिफिक स्टोर से, आप 2 गैसेस 2 कंटेनर में लेके आए हैं, एक में ऑक्सीजन गैस है दूसरे में हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस बता दिया 32 ग्राम है, हाइड्रोजन गैस का मुझे क्या पता भाई कितने ग्राम होगी। फिर आप एक सवाल और कर देते हैं, बोलते हैं मैं एक सवाल और पूछूंगा, आप मुझे ये भी बताइए कि हाइड्रोजन गैस का वज़न कितना है, और साथ साथ आप मुझे ये भी बताइए कि इससे जो पानी बनेगा उसका कितना वज़न होगा। डबल परेशानी। अब इसका बताना ही मुसीबत थी, अब इनको मिला के जो पानी बनेगा उसका भी वज़न बताऊं, ये मुझे हेल्प करेगा। मोल रेशो का कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें 2 टॉपिक्स आए हुए हैं दोनों पेजेस के ऊपर, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इनमें यही चीज़ तो आपको सिखाई गई है, कैसे अननोन रिएक्टेंट का अमाउंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट का अमाउंट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप मोल रेशो के स्टेप्स को फॉलो करें तो जादू नहीं है, ये साइंस है। तो आप मोल रेशो के स्टेप्स जो दिए गए हैं उनको आप फॉलो करें, और उसके बाद आसानी से आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस कितनी थी उसके दूसरे कंटेनर में, और इन्होंने जो पानी बनाया उसका वज़न कितना था। पहला स्टेप तो मोल रेशो का यही है कि आप इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। ये 32 ग्राम और यहाँ पर ये क्या है, ये 4 ग्राम, और ये कितना है, ये हमारे पास है 36 ग्राम।
ये बैलेंस्ड इक्वेशन के मासेस आ गए। आप इनको चाहें तो टैली भी कर लें। ये 4 ग्राम बन रहा है, इससे अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि 4 ग्राम कैसे आया और ये 32 ग्राम कैसे आया। अभी मॉलिकुलर मासेस तो निकालने आने चाहिए आपको। मैंने सिंपली यहाँ पर मोलर मासेस निकाले हैं, मॉलिकुलर मासेस नहीं, मोलर मासेस। यहाँ 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ 1 ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। मैंने इनका टोटल वज़न निकाल लिया, 4 ग्राम ये बना 32 ग्राम, ये बना 36 ग्राम। ठीक हो गया। अब ये बात कि इसका नाम मोल रेशो क्यों रखा गया है, तो यहाँ पर इसका नाम मोल रेशो इसलिए रखा गया है क्योंकि केमिकल इक्वेशन सिर्फ आपको मास नहीं बताती, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको मोल भी बताती है। जी, वही मोल जो कैलकुलेट करते हैं, आप फाइंड आउट करते हैं, केमिकल इक्वेशन आपको मोल भी बताती है। कैसे? बहुत ही आसान है। शुरू में जो बड़े नंबर लिखे हुए हैं इनको देखिए। तो हाइड्रोजन गैस के कितने मोल हैं? 1 मोल है, सॉरी 2 मोल है। ऑक्सीजन गैस के कितने मोल हैं? कोई नंबर नजर नहीं आ रहा, समझ जाइए 1 है, तो ये 1 मोल है। और H2O के से पहले 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 मोल है। लेकिन शर्त क्या है? इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए तब जाके। तो बैलेंस्ड इक्वेशन आपको मास भी बता रही है, बैलेंस्ड इक्वेशन आपको मोल भी बता रही है। मसला हल हो गया आपका। क्या बोला था? 32 ग्राम बोला था। हाइड्रोजन गैस कितनी है ये बताइए। तो मैंने जब इक्वेशन में देखा तो इत्तेफाकन यहाँ पर भी 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस ही लिखी हुई थी। तो मैं श्योर हो गया कि इसके पास दूसरे कंटेनर में यकीनन 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। समझ आ गई बात? और फिर मैं पानी भी मैंने बता दिया, फ़ौरन कैलकुलेशन की है, मोल रेशो के स्टेप्स को फॉलो किया और बता दिया कि पानी जो बनेगा वो 36 ग्राम बनेगा। कोई जादू नहीं किया भाई, बैलेंस इक्वेशन ने बताया। अगर यही बात मोल में करना चाहता हूँ तो मोल भी बता सकता हूँ। वो मुझे ये नहीं कहता कि मैं ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम लेके आऊँ, मुझे कहता है कि मैं 1 मोल लेके आया हूँ ऑक्सीजन गैस का। बताइए कितने मोल हाइड्रोजन गैस के मौजूद है इस कंटेनर के अंदर। तो मैंने देखा मोल भी मुझे पता लग गया। मैंने कहा 1 मोल जो है वो आपके पास अगर ऑक्सीजन गैस का है तो यकीनन 2 मोल आपके पास हाइड्रोजन गैस के हैं। फिर वो बोलता है अच्छा बताइए इससे कितने मोल जो हैं वो वाटर के बनेंगे। तो मैं कहता हूँ कि 2 मोल जो है इससे वाटर के बनेंगे। अब ये मास रेशो कहलाता है सारा का सारा, और ये जो आपने किया है ये मोल रेशो कहलाता है। इसी को हम कहते हैं मास रेशो और इसी को हम कहते हैं मोल रेशो। बात यहाँ तमाम नहीं हुई है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। इसके लिए तो आपको चैप्टर नंबर 2 चेक कीजिए। मोल की, सिर्फ मोल की जो है वो 12 वीडियोस बनाई हैं मैंने चैप्टर नंबर 2 की, केमिकल कॉम्बिनेशन वाली की। वो वीडियोस देखिए, मेहनत कीजिए। केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट बोलता है मुझ पे मेहनत करें, तब मैं समझ में आऊँगा, वरना ये आपके सर पे से गुजर जाएगा। आप फर्स्ट ईयर में, इंटर में, यूनिवर्सिटी तक में आपकी एकेडमिक लाइफ के अंदर आपको समझ ही नहीं आएगी केमिस्ट्री। ये तवज्जो मांगता है, ये बोलता है सीखो मुझे तो मैं समझ में आऊँगा, वरना नहीं। तो मैंने एक तो ये 12 वीडियोस जो बनाई हैं मोल की, एक एक करके देखिए, मोल का कॉन्सेप्ट समझिए, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराई हैं। दूसरी चीज़, केमिकल कॉम्बिनेशन वाली प्लेलिस्ट के अंदर ही मैंने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को भी तफसील से बताया। ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं इसी टॉपिक के ऊपर, मोल रेशो के ऊपर तफसील से वीडियोस बनी, वो देखिए। तीसरी बात, चैप्टर नंबर 2 के आखिर में जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, लास्ट में जो प्रॉब्लम्स जा रही हैं, लास्ट में ये प्रॉब्लम बिल्कुल पेज नंबर 41 के ऊपर आखिर की जो 4 प्रॉब्लम्स हैं ये मोल रेशो वाली ही हैं। ये भी मैंने सॉल्व कराई हैं, बुक एक्सरसाइज के नाम से वीडियोस पड़ी हुई हैं चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट में ही। और आखिरी बात, वीडियो ख़त्म करने से पहले बता दूं, बच्चों को प्लेलिस्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, लिंक नहीं मिल रहे, सारी प्रॉब्लम होती है। अब जो मेरी कोई एक वीडियो तो मिल गई आपको, यही मिल गई, तो भाई इसी के नीचे आप मुझे अपना मसला बता दीजिए। आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते, मुझे मैसेज नहीं कर सकते,
कोई एक वीडियो खोल के नीचे आप कमेंट में लिख दीजिए सर हमें ये वाली वीडियो चाहिए, नहीं मिल रही। मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सबके जवाब देता हूँ, बच्चों के इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बताऊँगा उसमें। तो कमेंट में आप लिख दीजिए सर ये वाली वीडियो नहीं मिल रही है, इस प्रॉब्लम की वीडियो नहीं मिल रही है, सर पीएच की वीडियो चाहिए वो नहीं मिल रही। मैं आपको लिंक उसी वक्त आपके कमेंट के नीचे ही शेयर कर दूंगा, उस पर क्लिक करें, वीडियो खुल जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है सलीम अलाई भाई, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।